नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ का छठा अध्याय। नुकीले पंख वाला बाज था। उसका निचला भाग सफेद और ऊपरी भाग नीला भूरा था। बौने पहाड़ की एक ऊंची चट्टान पर बैठा हमेशा शिकार की ताक में रहता था। दो खंजन चिड़ियां जो बोलू के साथ कुछ देर पहले छुपा छुपाई खेल कर लौट रही थीं, बाज को दिखी। जैसे जंगल में शेर दूसरे जानवरों को दिखता है और जानवर जान बचाकर भागते हैं, उसी तरह बाज जिस पेड़ पर बैठता है उस पेड़ की सभी चिड़ियां जान बचाने उड़ जाती हैं। यह लड़ाकू पक्षी चिड़ियों को मार कर खाता है। बाज की आंख बहुत तेज होती है। वह खंजन को ताक रहा था कि उसे झपट्टा मारकर दबोचना है। बाज तीर की तरह निशाने की तरफ उड़ा, पर जिस खंजन को उसने निशाना बनाया था उससे वह चूक गया। वहां खंजन चिड़िया दिखी नहीं। या तो खंजन चिड़िया सावधान थी, अथवा यह भी हो सकता है कि साथ की दूसरी खंजन ने उसे गायब कर दिया हो। खंजन में स्वयं गायब होने का गुण नहीं होता होगा। उसके सिर पर तो पंख नहीं होते। बाज ने गोता लगाया। उसे दूसरी खंजन दिखी। इस खंजन की ओर वह निशाने के तीर जैसा उड़ा। इस बार उसका निशाना फिर चूक गया। हो सकता है पहले वाली खंजन ने दूसरी खंजन को गायब कर उसकी जान बचाई हो। दो खंजन के साथ ने बाज को थका दिया। बाज को यह थकावट उड़ने से नहीं, निराशा से हुई थी। जंगल का एक छोटा सा हिस्सा बबूल का जंगल था। यह हिस्सा बस्ती और जंगल के बीच था। बबूल का जंगल जानबूझकर बना था कि बस्ती के लोग जंगल के अंदर न जाएं। थक कर बाज बबूल के एक पेड़ पर बैठ गया। बोलू जब बबूल के पेड़ों के बीच से निकला था तब झोंकों के पंखों का नुकीले कांटों से कुछ नहीं बिगड़ा था। रबर के हवा भरे पंख होते तो पंख में छेद हो जाते। हवा निकलने से बोलू गिर पड़ता। हवा तो बबूल के कांटों भरे जंगल में भी साए साए चलती, और हवा पंक्चर नहीं होती। हवा अदृश्य थी। बोलू के झोंकों के पंख भी अदृश्य थे। जो नहीं दिखता है अदृश्य हो जाता है। खंजन चिड़िया पर बाज आक्रमण कर रहा था। यह बोलू को दिखाई नहीं दिया था। बोलू भी देख लेता तो झोंकों के पंख के सहारे उड़ता और बाज को भगा देता। और जिन्होंने इसे नहीं देखा था, यह उनके लिए अदृश्य था। खंजन चिड़िया जब उड़ती तो उसकी उड़ान के पथ के नीचे अनेक लोग आते, जिनके सिर के ऊपर वह क्षण भर रहती होगी और निकल जाती होगी। तब क्षण भर गायब होकर वे दिख जाते होंगे। उनका गायब होना और दिख जाना इतना जल्दी होता कि पता भी नहीं चलता होगा कि गायब हुए। अधिक समय के लिए अदृश्य होना तभी संभव होता होगा जब अधिक समय के लिए खंजन सिर के ऊपर रहे। पंख सिर पर रखना सबसे अच्छा है। जितनी देर रखेंगे गायब रहेंगे। आसपास की सभी खंजन चिड़ियां बोलू और बोलू के सभी मित्रों को पहचानने लगी होंगी। खंजन चिड़िया का मन बोलू और बोलू के मित्रों से खेलने का होता होगा। एक दिन कूना पैदल अपनी मां के साथ जा रही थी। कूना जल्दी चल रही थी। कूना के कदम छोटे छोटे थे। सांस चलने के लिए कूना की मां धीरे चल रही थी। कूना की मां के कदम बड़े थे। कूना चलने से थक गई थी। कूना की मां धीरे चलने से। कूना जल्दी चलो, मां ने कहा। मां मैं जल्दी जल्दी चल रही हूं, कूना ने कहा। कुछ देर बाद, मां मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, रुकते हुए कूना ने कहा। मैं धीरे चल रही हूं, कूना की मां ने चलते हुए कहा। कूना की मां चलती रही। कूना वहीं खड़ी रही। उसकी मां कुछ आगे निकल गई। कूना ने तब दौड़ लगाई और दौड़ते दौड़ते मां से आगे निकल गई। आगे जाकर वह अमलतास के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। मां के पास आने का रास्ता देखने लगी कि तब फिर दौड़ेगी। अमलतास का पीले फूलों का एक गुच्छा उसके कान के पास लटक रहा था। कूना की मां कूना को आगे देख और जल्दी चलने लगी।
वह कूना को देख रही थी और कूना की ओर जा रही थी कि अचानक कूना उसे दिखाई नहीं दी। शायद दिखाई न देने के पहले कूना की आवाज आई थी। माँ, मुझे अमलतास के फूलों की बहुत महक आ रही है। कूना की मां को लगा कि कूना के इस कहे को उसने पूरा सुना था। इसके बाद कूना नहीं दिखी। फिर उसे लगा कि दिखाई देते तक सुना और बचे आधे को दिखाई न देने के बाद सुना। हो सकता है कि उसने दिखाई न देने के बाद कूना का पूरा कहा सुना हो। कहां गई? इधर उधर देखा, धक से जी हुआ। कूना के कान के पास अमलतास के फूल जिस डाल का था, उसी डाल पर खंजन चिड़िया आकर बैठ गई थी। फूलों का गुच्छा कूना के ना दिखने के बाद भी हिल रहा था। कूना की मां व्याकुल थी। उसे लगा कि वह भागकर घने पेड़ों के बीच आगे चली गई है। कूना की मां दौड़ने लगी और वह हिलते अमलतास के गुच्छे के भी आगे के पेड़ों तक निकल गई, जबकि कूना उसी फूल के गुच्छे के पास खड़ी थी। कूना को वह देख नहीं पाई, पर कूना ने सामने से मां को भागते देखा तो खुश हो गई। कुछ कहा भी नहीं। कूना ने सोचा कि मां को आगे जाने दो, दौड़कर वह मां को पकड़ लेगी। जब मां बहुत आगे निकल गई, तब कूना ने वहीं खड़े खड़े चिल्लाया, माँ, मैं आ रही हूँ। मां ने पीछे मुड़ने के बाद कूना को दौड़ते आते देख खुश होकर हंसने लगी थी। फिर उसे लगा कि कूना की आवाज उसने पहले सुनी थी और मुड़ते ही पहले कूना दिखी नहीं थी, कुछ पल बाद दिखी। मां सुनने के तुरंत बाद वह मुड़ी थी। कूना ने पेड़ के नीचे रुके हुए ही कहा था, माँ, आ रही हूँ। इसके बाद दौड़ना शुरू किया। गायब होने से दूसरों से तो गायब हो जाते हैं, दूसरे देख नहीं पाते, पर खुद से भी गायब हो जाते हैं क्या? गायब होकर अपना हाथ देखें तो हाथ दिखाई देगा। दो गायब लोग एक दूसरे को क्या देख सकते हैं? बोलू कुना के सभी दोस्त गायब होकर छुपा छुपाइल का खेल खेल सकते हैं। गायब होकर एक दूसरे से कैसे छुपेंगे? जो दिखता होगा उसी की आड़ में छुप जाएंगे। दिखते हुए एक पेड़ के पीछे छुप गए, दिखती हुई चट्टान की आड़ में छुप गए। दिखती हुई मां की आड़ में कोना छुप जाए, दिखते हुए बाघ की आड़ में गायब बोलू छुप जाएगा तो भी गायब कोना उसे ढूंढ लेगी। गायब होने से बाघ से डर नहीं लगेगा। गायब होकर बाघ की सवारी की जा सकती है। गायब होकर बौने पहाड़ की गहराई में उतरा जा सकता है क्या? गायब रहते हुए गहराई में गिरेंगे तो चोट लगेगी कि नहीं? और गायब रहते हुए सिक्कों के ढेर में गिरेंगे तो खन्न की आवाज होगी कि नहीं? आवाज जोर की होगी या धीमे की होगी? गायब का वजन होता है। गायब होने के पहले जितना वजन था, गायब होने पर उतना ही रहेगा, या कुछ ऐसा सूत्र होता होगा कि गायब होने के बाद का वजन प्लस गायब होने के बाद का वजन इज इक्वल टू गायब होने के पहले का वजन। दूसरा सूत्र कि गायब होने के बाद का वजन इज इक्वल टू दिखाई देने के पहले का वजन। बोलू शायद बौने पहाड़ की गहराई में उतर सकता था। उसके बड़े होने के किसी एक दिन उसमें यह परिवर्तन आया था कि वह मीठी धुन में गुनगुनाता तो हल्का होने लगता, गुनगुनाना कम करता तो कुछ भारी होने लगता। इसको संतुलित कर वह धीरे धीरे पैराशूट की तरह नीचे गहराई में उतर सकता, अथवा हवा के छोटे छोटे झोंकों के पंख लगाकर नीचे उतरने का प्रयत्न करे। उतरते ही पंख फैलाने की पर्याप्त जगह मिल जाए, या हवा के झोंकों को समेटकर नीचे कूदे और अंदर फैला ले। पर नीचे की हवा जहरीली हो सकती है, दम घुट जाए। रह रहकर आने वाले हवा के झोंकों की श्रृंखला नीचे उतरने के साथ अंदर आती रहे तो खतरा नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था हरी घास के छप्पर वाली झोपड़ी का छठा अध्याय। 136 पन्नों की इस कहानी में अब हम पृष्ठ संख्या 50 तक पहुंच चुके हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।